हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम पे क्वेरीज आ रही थी कि सर आपने जैसे क्वेश्चन MPSC 001 में बताए, ठीक इसी प्रकार से हमें कुछ क्वेश्चन MPSC 011 के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि अगला एग्ज़ाम अब हमारा MPSC 011 का है। सो गाइस, आप लोगों की ऑन डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे MPSC 011 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। यदि आप अपने किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कि भाई यूरोपीय संघ की संधि क्या थी या फिर मॉस्ट्रिक संधि क्या है। ये मैस्ट्रिक और मॉस्ट्रिक संधि भी लिखी जाती है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपके एग्जाम में मॉस्ट्रिक म यहाँ पर एक ही मात्रा नहीं लगेगी, बल्कि यहाँ पर आप लोगों के लिए आ का डंडा लग जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों सिमिलरली है। एज ऑलवेज सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे आप लोगों को। आपको इंट्रोडक्शन हर एक क्वेश्चन में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या होगा, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो यूरोपियन संघ का निर्माण हुआ है, यानी यूरोपियन यूनियन जो बना है, जिसे हम EU बोलते हैं, इसका निर्माण ही मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत ही किया गया है। मैस्ट्रिक्ट संधि हुई, इसके बाद ही यूरोपियन संघ का निर्माण किया गया, इसीलिए इसे यूरोपियन संघ की संधि भी कहा जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस संधि को कब किया गया, तो इस संधि को 7 फरवरी 1992 नीदरलैंड का एक शहर था जिस शहर का नाम ही था मैस्ट्रिक, यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पर क्या था, देखो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई यूरोपियन कम्युनिटी यानी यूरोपीय समुदाय पहले से बना हुआ है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनेगी आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को EU का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएगा। ये क्वेश्चन भी अलग से आपके एग्जाम में आता है कि भाई EU के निर्माण किस प्रकार हुआ है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अभी के लिए कि भाई जो यूरोपियन संघ है ये कब बना, 1992 में बना, लेकिन यूरोपियन संघ से पहले यूरोपीय समुदाय बना हुआ था जिसकी स्थापना 6 देशों ने करी थी। और आगे चल के हम देखते हैं उनकी हर साल बैठक होती थी, और इसी प्रकार की बैठक हुई नीदरलैंड के एक शहर में। किस वर्ष हुई, 1992 में हुई। और ये नीदरलैंड का एक शहर था जिसका नाम था मैस्ट्रिक। यहाँ पर इस समझौते में कुछ हस्ताक्षर हुए और आगे चल के ये निर्णय लिया, जो देश मोस्टली नाटो में शामिल थे ब्रिटेन को छोड़कर, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ब्रिटेन को छोड़कर लगभग 1 नवंबर 1993 से इसको लागू भी कर दिया गया, EU बनकर तैयार हो गया। और ये संधि जो है, अगर हम बात करें, पूरे यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसके बाद से अगर आज देखेंगे यूरोप के अधिकतम देश जो है इसके अंदर शामिल है। ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन ने सन 2016 में EU से अपनी जो सदस्यता है उसको त्यागने का निर्णय ले लिया। अगर हम देखें तो वर्तमान समय में भी 26 सदस्य देश हैं इसकी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई जो यूरोपियन संघ है इसकी स्थापना कैसे हुई। पहले एक यूरोपीय समुदाय था जिसमें 6 देश शामिल थे। इसके बारे में बैकग्राउंड जो है वो बाद में लेंगे, लेकिन आपको पता चल गया ये कि भाई जो यूरोपियन संघ की अगर हम बात करते हैं बैठक की कि इसका निर्माण करना है, इसकी बैठक 7 फरवरी नीदरलैंड का एक शहर था जिसका नाम था मैस्ट्रिक, वहाँ पर हुआ। और यूरोपियन संघ पूरी तरीके से लागू कब से हुआ, 1 नवंबर 1993 से लागू हो गया। इसके बाद देखेंगे इसमें पेरिस तथा रोम की जो पुरानी संधियाँ थी उसमें संशोधन किया गया। पेरिस की और रोम की क्या संधि थी, जो मैं वो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो इस एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी करना तो पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से समझना होगा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो रूस की जो मुद्रा है आज जिसे हम बोलते हैं रूबल, उसको अगर हटा दे तो यूरोप के अगर जितने भी क्षेत्र हैं उन सब पर अगर प्रभाव देखें तो एक मुद्रा का है जिसको हम बोलते हैं यूरो। तो यूरो का प्रभाव है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। साथ ही साथ अमेरिका का पूंजीवाद भी यहाँ पर काफ़ी हद तक फैला हुआ है, तो डॉलर का भी प्रभाव है। लेकिन अगर हम बात करें विश्व में सबसे तेज़ी से अगर किसी देश की, किसी एक महाद्वीप की करेंसी ने डेवलप किया है तो वो यूरो है, और यूरोपियन संघ की ही वो है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। यूरोपियन संघ का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो चुका है।
अब यहाँ पर देखिए जो मास्ट्रिक्ट संधि है इसमें तीन महत्वपूर्ण क्या किया गया है, संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। मास्ट्रिक्ट संधि यानी जब यूरोपियन संघ का स्थापना किया जा रहा था तो उसके अंदर तीन प्रमुख संस्थाओं को बनाया गया। सबसे पहला यूरोपीय आर्थिक और वित्तीय समुदाय, सबसे पहला आपका ये है। सेकंड नंबर पे आ जाता है एक साझी मुद्रा यूरो, दूसरे नंबर पे ये है। और तीसरा एक केंद्रीय बैंक जिसे यूरोपियन बैंक भी बोला। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर शेयर करने का प्रयास करें। तो चलेगा, अब अपनी जो वीडियो है हम उसको को ये भी स्टार्ट करते हैं। याद रखना है। इस संधि ने यूरोपीय संघ के सदस्यों को यूरोपीय संघ के जो सदस्य थे उनको संपूर्ण एकल और आर्थिक वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। यानी अगर हम बात करें पहले यूरोप के जो आज वर्तमान समय में 26 देश हैं, पहले यूरोप के अंदर ये देश थे, लेकिन ये सभी देश एक दूसरे से आर्थिक रूप से जुड़े नहीं थे। आज आप इन 26 में से किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ पर एक नाम की करेंसी चलती है जिसका नाम है यूरो। क्या नाम है इसका? नाम है यूरो। तो जो यूरो यहाँ की करेंसी है, आपको ध्यान रखना है, इसने पूरी तरीके से जोड़ रखा है। अगर हम बात करते हैं भारत के तो भारत भी साउथ एशिया का मेंबर है, लेकिन भारत के अंदर ही सिर्फ रुपया चलता है। अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ रुपया नहीं चलता, हम भूटान जाते हैं तो वहाँ रुपया नहीं चलता, हम श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ रुपया नहीं चलता। हर एक देश की हम एक साथ एक संगठन में हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो करेंसी है वो एक नहीं है, हमारे जो केंद्रीय बैंक है वो एक नहीं है। अगर हम बात करें, इस संधि ने ही क्या किया, यूरोप के लोगों को एकल आर्थिक वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। आप चाहें तो आप कहीं पर भी पूरे यूरोप में अपने पैसे से, जो भी इसके मेंबर है उन देशों में आप इन्वेस्टमेंट करके वहाँ की गवर्नमेंट से थोड़ी सी परमिशन लेके आप उन्हीं पैसों में वहाँ पर अपने उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हम आगे चल के बात करें तो यूरोपियन संघ आगे चल के क्या होता है कि भाई यूरोपीय संघ आर्थिक क्षेत्रों में तो मजबूत हो जाता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र जो है उसका कमज़ोर रहता है। राजनीतिक क्षेत्र कैसे कमज़ोर होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। इसीलिए कहा जाता है जो यूरोपियन संघ है वो आर्थिक क्षेत्र में तो दैत्य है, यानी आर्थिक क्षेत्र में तो इसका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर इसकी राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो ये बहुत बौना है। इसका मतलब ये है कि भाई आर्थिक क्षेत्रों की वजह से, विकास की वजह से हर एक देश इसकी हर एक नीति, जो भी इसका मेंबर है 26 के 26 इसकी सारी नीतियां मान लेते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई मानने को तैयार नहीं होता। रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे हम देखते हैं कि भाई यूरोपियन संघ ने अपना संविधान निर्माण बनाने की कोशिश करी है, सन 2004 से ही वो मुद्दा जो है अभी तक पेंडिंग पड़ा है। आज 2021 हो चुकी है, लेकिन अभी तक यूरोपियन संघ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बन पाया। और कई बार आयरलैंड और भी देशों में हम देखते हैं कि वहाँ जनमत संग्रह जो है वो करवाए जाते हैं समय समय पर, लेकिन वो जो जनमत संग्रह है वो कंप्लीट नहीं हो पाता और उसमें कई बार फैसले लेने में प्रॉब्लम भी आती है। इसके अंदर साथ साथ देखेंगे हम जो यहाँ की मास्ट्रिक्ट संधि है, इसने क्या किया है, वहाँ के जो असंतुलन है, यूरोप के जो असंतुलन है उसको समाप्त करने का कार्य किया है। और साथ ही साथ जो यूरोप के जो और भी देश है यूरोप के, उन सभी में सामाजिक और राजनीतिक एकता स्थापित करने की काफ़ी हद तक कोशिश भी करी है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेनमार्क है, इसने पहले तो यूरोपियन संघ की जो ये मास्ट्रिक्ट संधि थी इसको मानने से इनकार कर दिया था, रद्द कर दिया था, लेकिन दोबारा से जनमत कराया गया। गाइस, जनमत क्या होता है? देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में लोकतंत्र है, यूरोप के अधिकतम देशों में लोकतंत्र ही है, परंतु वहाँ पर
कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो उसमें जनमत जरूर लिया जाता है। जनमत का मतलब होता है जनता की राय। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे फैसले भारत के अंदर ले दिए जाते हैं, ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जिसका बाद में विरोध होता है, और जनता ये कहती है कि सरकार तो हमसे पूछती नहीं, इन सरकार की तानाशाही चल रही है। तो यहाँ पर जनता को कहीं ना कहीं राय देने का अपना अधिकार होना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि 1996 में यूरोपीय संघ में एक परिषद है, यूरोपीय परिषद बात करते हैं, जिसके बारे में देखो, यूरोपियन यूनियन जो है इसमें बहुत सारी काउंसिल्स बनी हुई है, इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनेगी। तो अभी आप यहाँ समझिए, जो यूरोपीय संघ की एक परिषद है, उसने क्या किया, टूरिन में, उसके अंतर्गत टूरिन में एक सम्मेलन हुआ। टूरिन क्या है, एक प्रदेश का नाम है, एक जगह का नाम है। टूरिन में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसका उद्देश्य था कि जो भाई मास्ट्रिक्ट संधि है उसमें अगर कुछ कमी रह गई तो उसके अंदर सुधार लाना है, और एक नई संधि पे विचार करना है। तो ये टूरिन क्षेत्र में जो ये संधि हुई, इस पे कुछ विषय पर बात विचार भी हुए, जैसे यूरोपीय संघ की भूमिका है जो, इसको कैसे मजबूत किया जाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो यूरोपियन संघ जो है इसको आर्थिक रूप से और इसको संस्था के रूप से कैसे और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। और तीसरा, केंद्रीय देश और जो यूरोप के पूर्वी देश है, इनमें भी इनके मेंबर्स भी इसके अंदर शामिल हो। आज वही बात हुई है, जब मैं आपको बताऊंगा, जब इंट्रोडक्शन की वीडियो बनेगी, यूरोपियन संघ के इतिहास की बात होगी, तो उसके अंदर आप बहुत कुछ जानेंगे कि भाई कैसे कैसे यूरोपियन संघ का निर्माण हुआ। बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अंदर जानने को मिलेगी। इसके बाद में हम देखते हैं काफ़ी लंबी बैठकें हुई, जो आपने देखा 1996 में ये बैठक चल रही है टूरिन नाम के प्रदेश में। तो इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बैठकें हुई, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चली, और इन चर्चाओं के बाद में 1997 में 1997 में हम क्या देखते हैं कि भाई अमस्टरडम इसकी संधि होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कंप्लीटली तैयार करना है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, या तो आपसे न्यायिस की संधि, या फिर आपका अमस्टरडम की संधि, या फिर आपसे मैस्ट्रिक संधि। इन तीनों में से एक तो 100% है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तीनों की वीडियो मिल जाएगी। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम मैस्ट्रिक संधि की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखेंगे जो मैस्ट्रिक संधि थी, इसके अंतर्गत क्या किया गया, यूरोपीय संघ के लिए त्रिस्तरीय ढांचे बनाए गए थे। त्रिस्तरीय ढांचे यानी पहला जो पिलर है इसका 3 पिलर बनाए गए। फर्स्ट पिलर है, इसके अंदर क्या बनाया गया, यूरोपियन समुदाय बनाया गया। इस समुदाय का काम क्या था कि जो पुराने जो 3 समुदाय थे, यानी यूरोप के पुराने 3 समुदाय, जो हिस्टोरिकल वाली वीडियो होगी उसके अंदर पता चलेगा आपको कि सबसे पहले यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनता है, नंबर 2 पे बनता है यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय, और तीसरा समुदाय बनता है यूरोपीय सुरक्षा एवं शांति समुदाय। तो इन तीनों के तीनों में क्या किया गया, उसको सशक्त बनाने की बात करी गई। इसके अलावा जो आपका सब्सिडेटरी है, इसके सिद्धांत को भी क्या किया गया, लागू करने की बात की इन्होंने। कैसे लागू करने की बात करी, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भैया प्रत्येक जो यूरोपियन संघ का मेंबर है देश, उसके सभी नागरिकों को उसके देश की नागरिकता तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ पूरे के पूरे यूरोपीय संघ की भी एक नागरिकता दी जाएगी। तो असली में यहाँ फेडरेशन सिस्टम लागू हो रहा था, यानी संघवाद को यहाँ पर लागू करवाया जा रहा था। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ के जो ज़्यादातर जो कार्य हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से कराए जाएंगे। इसके अंदर ये बात भी स्पष्ट रूप से कह दी गई। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ और भी नोट करेंगे कि यूरोपीय आर्थिक मौद्रिक संघ, यूरोपीय आर्थिक और जो मौद्रिक संघ है, इकोनॉमिक मॉनेटरी एंड यूनियन, ईएमयू जिसे बोलते हैं, इसकी विशेषताओं को भी लागू किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि भाई यूरो जो होगी यूरोपीय संघ की एकमात्र मुद्रा होगी, और इसके संचालन के लिए एक केंद्रीय बैंक का निर्माण किया जाएगा, और ये पूरे के पूरे यूरोप के डेवलपमेंट को लेकर सशक्त रहेगी। इसके साथ साथ हम देखेंगे आर्थिक मौद्रिक संघ की स्थापना की गई। क्या की गई, आर्थिक मौद्रिक संघ की स्थापना की गई, और इसके भी 3 चरण हैं। सबसे पहले जब मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए तो उस समय पहला चरण चल रहा था। दूसरा चरण 1994 में हुआ जब यूरोपीय मौद्रिक संघ की स्थापना की गई, और तीसरी अगर हम बात करते हैं, जो तीसरी इसकी चरण रहा है इसका तीसरा 1999 में हुआ, जब अमस्टरडम संधि है जो, इसको लागू कराने की बात की गई। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पिलर की, दूसरे स्तंभ की हम बात करने वाले हैं। तो दूसरा जो इसका स्तंभ है, सेकंड पिलर है, दूसरे पिलर की हम बात करते हैं। तो ये दूसरा पिलर क्या क्या कहता है कि सांझी विदेश और सुरक्षा नीति अपनाई जाएगी। सांझी विदेश और सुरक्षा नीति का मतलब क्या है कि भाई हमारी जो वीज़ा नीति होगी और साथ ही साथ जो नागरिकता के लिए होगी, ये भी मास्ट्रिक्ट जो संधि थी
इसके अंदर सामान्य रूप से परिभाषित किया गया था, जैसा कि मैंने बता दिया कि भाई राजनीतिक सहयोग बने रहेगा। भाई आगे चल के हम देखेंगे राजनीतिक सहयोग के अंदर कि भाई पूरा ईयू जो है अपना एक पार्लियामेंट भी बना लेता है, संसद भी बना लेता है, ईयू जो है अपना न्यायालय भी बना लेता है, ईयू जो है अपना आगे चल के संविधान बनाने की भी कोशिश करता है। जो इसका तीसरा पिलर है ये न्याय और घरेलू मामलों से संबंधित है, और न्याय और घरेलू मामलों को ध्यान में रखते हुए 9 क्षेत्र जो है इसके अंदर शामिल किए गए, जैसे कानूनों का क्रियान्वयन करना, फौजदारी के मुकदमे और नागरिकों के मसले इसके अंदर शामिल किए गए तीसरे पिलर के अंदर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई ये जितनी भी घटनाएं घटती है, आप सभी सब में ध्यान रखना, जो डेनमार्क है वो प्रॉब्लम करता है क्योंकि उसकी जो जनता है वो जनमत जल्दी संग्रह, जो जनमत संग्रह होता है उसमें अपना जो एनरोलमेंट है वो 100% अगर है किसी भी देश का, अगर जनसंख्या 100% निवास करती है लेट्स सपोज, तो कोई भी निर्णय लेने के लिए उसके लिए बहुमत की ज़रूरत है। तो आयरलैंड कई बारी उस बहुमत को नहीं पा पाता, और कई बारी जो यूरोपियन यूनियन में कई फैसले जो लेने होते हैं उसके अंदर काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, काफ़ी देरी आती है। होपफुली गाइज आप लोगों को आज की इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी, और आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि भाई maastricht संधि क्या थी, कब हुई, कब इसका नाम पड़ा, इसके अंदर क्या मुख्य प्रावधान किए गए थे। इसके साथ साथ जब इसके अंदर कुछ कमियां महसूस की गई तो इसके बाद में आगे 2 और संधि होती है। कौन कौन सी संधि होती है मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने नाम बताया था आप लोगों को। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलेगा, इस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।